नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के ये विशाल पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं? जी हाँ, ये असल में हमारे साइलेंट आर्किटेक्ट्स यानी मूक वास्तुकार हैं। यही तय करते हैं कि हमारी नदियां कहाँ बहेंगी, मानसून कैसे आएगा और सच कहें तो हमारी पूरी मानव सभ्यता का विकास कैसे होगा। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। पहले बात करेंगे हमारे इन मास्टर आर्किटेक्ट्स की, फिर अरावली, मध्य भारत की नदियां, हमारे दक्षिणी घाट, पूर्वी द्वीप और आखिर में सोचेंगे कि पहाड़ों के बिना हमारी दुनिया कैसी होती। और हाँ, अगर आप एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। सेक्शन 1, इंडियाज मास्टर आर्किटेक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा उन बुनियादी संरचनाओं को समझ लेते हैं जो ये तय करती हैं कि कहाँ घने जंगल होंगे और कहाँ इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे। देखिए, पहाड़, पर्वत और पठार में फर्क समझना बहुत मजेदार है। पर्वत को आप एक बड़े भाई की तरह मान सकते हैं, नीचे से एकदम चौड़ा और ऊपर से नुकीला। और जो हिल या पहाड़ है वो उसी का छोटा रूप है। लेकिन पठार की कहानी सबसे दिलचस्प है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल पर्वत की चोटी को किसी बड़ी सी तलवार से एकदम सपाट काट दिया गया हो। बस वही पठार बन जाता है। और आपको पता है, दक्षिण भारत का पूरा भूगोल और वहां का रहन सहन इन्हीं विशाल समतल पठारों ने तय किया है। सेक्शन 2, अरावली, द एंशिएंट गार्डियन। चलिए अब पश्चिमी हिस्से की तरफ चलते हैं। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए सीधे दिल्ली तक जाने वाली यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 570 मिलियन। है ना चौंकाने वाला? ये कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। डायनासोर के आने से भी बहुत पहले से ये मौजूद थी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, एक वक्त था जब ये आज के महान हिमालय से भी ज्यादा ऊंची हुआ करती थी। लेकिन करोड़ों सालों की हवा और बारिश ने इसे घिसकर आज का रूप दे दिया है। इतने कटाव के बावजूद इसे हम अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। और आज भी ये एक महान रक्षक की तरह विशाल दीवार बनकर खड़ा है। अगर ये अरावली ना होती ना, तो थार रेगिस्तान की रेत कब की आगे बढ़ चुकी होती और आज की दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक बंजर रेगिस्तान होते। लिटरली। इस समरी को दिमाग में बिठा लीजिए। इस पूरी रेंज का 80% हिस्सा अकेले राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। यही वो ऊंचाई है जो राजस्थान जैसे गर्म राज्य में भी माउंट आबू को एकदम ठंडा रखती है। और इसी ठंडे शांत माहौल की वजह से ही तो ऐतिहासिक दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए ये जगह चुनी गई थी। सेक्शन 3, सेंट्रल इंडियाज रिवर सैंडविच। हिमालय तो अभी युवा है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे मध्य भारत के इस कॉम्प्लेक्स पहेली जैसे भूगोल की तरफ, जो सच में हैरान कर देने वाला है। यहाँ एक कमाल की ज्योग्राफिकल घटना होती है जिसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए, आमतौर पर नदियां सदियों तक चट्टानें काटकर अपना रास्ता खुद बनाती हैं, लेकिन हमारी तेज बहने वाली नर्मदा नदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दरअसल टेक्टोनिक हलचल से जमीन का एक बड़ा हिस्सा फटकर नीचे धंस गया और नर्मदा ने इस बनी बनाई गहरी खाई में अपना घर बसा लिया। कितना स्मार्ट है ना? और यहीं से बनता है हमारा VNST यानी VNST फॉर्मूला। मध्य भारत को ऊपर से नीचे तक याद रखने का ये एक परफेक्ट सैंडविच मॉडल है। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उस सैंडविच की स्टफिंग है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एकदम फिट बैठी हुई है। जहां विंध्याचल उत्तर और दक्षिण के बीच एक कल्चरल डिवाइडर का काम करता है, वहीं सतपुड़ा का अपना ही एक अलग भूगोल है। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियां, बीच में महादेव पहाड़ियां जहां 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी है, और पूर्व में मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का अमरकंटक शिखर इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से महान नर्मदा नदी का जन्म होता है। सेक्शन 4, द घाट्स एंड सदर्न जायंट्स। मध्य भारत से जैसे जैसे हम दक्षिण और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। ये वो भूगोल है जो गुजरात की गिर पहाड़ियों में दुनिया के इकलौते एशियाई शेरों को पनाह देता है और महाराष्ट्र के पहाड़ों में अजंता की गुफाओं जैसी सदियों पुरानी कला को सहेज कर रखता है। क्या आपने कभी पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच का अंतर देखा है? पश्चिमी घाट तो चट्टान की एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़े हैं, जबकि पूर्वी घाट बहुत ही टूटे फूटे और खंडित हैं।
पश्चिमी घाट की ये अटूट दीवार एक बहुत बड़ी ढाल का काम करती है, जो अरब सागर से आने वाले मानसून के बादलों को रोककर जोरदार बारिश करवाती है। तो फिर एक सवाल उठता है, ये पूर्वी घाट इतने टूटे हुए क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है दक्कन के पठार के ढलान में। यह पठार पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है, तो लाखों सालों से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां इसी ढलान से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही हैं। इस पानी की जबरदस्त ताकत ने ही पूर्वी घाट के पहाड़ों को काटकर अपने लिए बड़े बड़े रास्ते बना लिए हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2695 मीटर्स। ये अन्नामुड़ी चोटी की ऊंचाई है। इसे विजुअलाइज करना हो तो सोचिए कि अगर बुर्ज खलीफा जैसी 3 इमारतों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो जाकर इस दक्षिणी दिग्गज की ऊंचाई मिलेगी। सच में ये अद्भुत है। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो अक्सर होता है। कई लोगों को लगता है कि नीलगिरी की डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन असल में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो अन्नामलाई रेंज में है। और ये ठीक उन इलायची पहाड़ियों के ऊपर है जिनकी खुशबू ने सदियों तक दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। सेक्शन 5 आइलैंड सेंटिनल्स एंड ईस्टर्न हिल्स। अब हम भारत के एकदम दूर के हिस्सों में चलेंगे। सिर्फ मेनलैंड ही नहीं, बल्कि समंदर के बीच मौजूद द्वीपों से लेकर पूर्वोत्तर के उन पहाड़ों तक जो किसी मजबूत किले की तरह खड़े हैं। देखिए, समंदर के बिल्कुल बीच में भी ये पहाड़ हमारे रक्षकों की तरह डटे हैं। चाहे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार की 737 मीटर ऊंची सैडल पीक हो या अरब सागर में लक्षद्वीप की नारचो चोटी, ये सब साबित करते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार कितना विशाल है। मेघालय की पहाड़ियों को याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलिए, पहले गारो, फिर खासी और आखिर में जैंतियां। भारत का यह पूर्वोत्तर हिस्सा सच में पहाड़ों का एक अभेद्य किला है। यहाँ की डाफला, मिश्मी, नागा और मीज़ो पहाड़ियों ने सिर्फ भूगोल को ही नहीं, बल्कि वहाँ की सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृतियों को आज तक सुरक्षित रखा है। सेक्शन 6 अ वर्ल्ड विदाउट माउंटेन्स। हमने लाखों सालों की जियोलॉजी और नदियों, मॉनसून के इस पूरे सिस्टम को तो समझ लिया, लेकिन अब जरा एक अलग नजरिए से इस पूरी पिक्चर को देखते हैं। तो चलते चलते जरा इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर कल सुबह भारत की ये सारे मास्टर आर्किटेक्ट्स अचानक गायब हो जाएं? अगर अरावली ना हो रेगिस्तान को रोकने के लिए, या पश्चिमी घाट ना हो मानसून के बादलों को पकड़ने के लिए? क्या नदियों का रास्ता, हमारी सभ्यता का विकास और हमारा पूरा इतिहास ही मिट नहीं जाएगा? हम इंसानों ने अपनी पूरी कहानी उसी स्टेज पर लिखी है जिसे इन पहाड़ों ने तैयार किया था। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।